बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 4 के। चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, पर्सन होल्ड्स ए बैग ऑफ ग्रोसरीज व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू ए फ्रेंड। ए कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग। फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर। कह रहे दो सिचुएशन आपको मैं दे रहा हूँ। एक शख्स के पास ग्रोसरीज का बैग है, सौदा सर्फ लेके आ रहा है और टॉकिंग टू ए फ्रेंड, रास्ते में दोस्त मिल गया और वो बातों में मसरूफ हो गया। अब उसने जो ग्रोसरी का बैग उठाया हुआ है तो फोर्स तो लग रही है, लेकिन वो चूंकि मूव नहीं कर रहा तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। और दूसरी सिचुएशन में गाड़ी का इंजन स्टार्ट है लेकिन गाड़ी चल नहीं रही, तो दोनों सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क ज़ीरो होगा। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल्स इन लिफ्टिंग ए मास ऑफ 10 kg एट ए स्टेडी वेलोसिटी थ्रू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। कहते हैं वर्क डन कैलकुलेट करना है। ये हमें मास दिया हुआ है और ये है हाइट और हमने वर्क डन कैलकुलेट करना। तो वेरी सिंपल, W इज इक्वल टू mgh। मैस है G 9.8, H 10 मीटर। पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 4.3, फोर्स F एक्ट्स थ्रू ए डिस्टेंस L। F फोर्स L डिस्टेंस तक लगाई जाती है। द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3F। उसके बाद फोर्स 3F तक बढ़ा दी जाती है। एंड देन एक्ट्स थ्रू ए फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2L। और मज़ीद 2L डिस्टेंस तक फोर्स लगाई जाती है। ड्रॉ द वर्क डायग्राम टू द स्केल। डायग्राम बनानी है हमने। जी, तो उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 1L डिस्टेंस, 2L डिस्टेंस और 3L डिस्टेंस, 1F डिस्टेंस, 2F डिस्टेंस, 3F डिस्टेंस। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1F फोर्स 1L डिस्टेंस तक लगाई जाती है, उसके बाद फोर्स 3F तक बढ़ा दी जाती है, ये 3F तक बढ़ा दी जाती है और मज़ीद 2L डिस्टेंस कवर किया जाता है। फर्दर के अल्फाज हैं तो मज़ीद 2L डिस्टेंस कवर किया जाता है, तो टोटल हो गया 3L। अब इसके लिए ये बन गई डायग्राम। वर्क कैलकुलेट करना है तो इसको हम दो डायग्राम में डिवाइड कर लेंगे। एक ये बन जाएगी, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन होता है, तो ये आ जाएगा FL और W2 आ जाएगा। ये 2L हो गया, 3L माइनस 1L 2L और ये 3F, तो 3F मल्टीप्लाई बाय 2L, ये हो जाएगा 6FL। तो टोटल वर्क डन आ जाएगा 7FL। उसके बाद 4.4 में इन विच केस मोर वर्क डन, दो केस हमें दे रहा है। 50 kg मैस है ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू ए 50 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट। 50 kg का बैग 50 सेंटीमीटर की हाइट तक उठाया गया, तो वर्क क्या होगा? W इज इक्वल टू mgh। मैस गिवन है, h 50 सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर लेंगे आप मीटर में और G की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे, आपके पास 245 जूल आ जाएगा। और सेकंड केस में ये मैस है, ये डिस्टेंस है और ये है फोर्स। 50 kg क्रेट इज पुश्ड थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर विद ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो वर्क कैलकुलेट करेंगे F इंटू D, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100। तो किस केस में ज़्यादा वर्क डन हुआ? पहले केस में 245 जूल उसमें आंसर आएगा। 4.5 शॉर्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। एक ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 जूल वर्क उसे 1 मीटर की हाइट तक ले जाने में किया गया होगा। 1 न्यूटन की फोर्स लगाई गई होगी 1 मीटर की हाइट तक। अब ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, इट हैज़ अनदर मीनिंग। इफ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड देन इट हैज़ कैपेबिलिटी टू डू 1 जूल ऑफ वर्क।
हमने 1 जूल वर्क किया, वो स्टोर हो गया उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे। अब उसे ड्रॉप करें तो 1 जूल वर्क ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। 4.6 बॉल ऑफ मास m is held at a height h1 above the table. The table top is at a height of h2 above the floor. One student says that ball has potential energy mgh1 but another says it is mgh1 plus h2. कहते हैं कि एक टेबल से h1 की हाइट पे बॉल मौजूद है और टेबल टॉप ग्राउंड से h2 की हाइट पे है। एक स्टूडेंट कहता है कि बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, दूसरा कहता है mgh1 प्लस h2 है। हु इज़ करेक्ट? तो सपोज ये टेबल है, टेबल टॉप से h1 की हाइट पे बॉल मौजूद है किसी सपोज शेल्फ वगैरह में जिसका मैस m है, और टेबल टॉप ग्राउंड से h2 की हाइट पे। अब एक स्टूडेंट कहता है पोटेंशियल एनर्जी है mgh1, एक कहता है mgh1 प्लस h2। हु इज़ करेक्ट? तो हम कहेंगे बोथ आर करेक्ट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस ज़रूरी होता है। ठीक है, जो mgh1 कह रहा है वो टेबल टॉप को रेफरेंस ले रहा है, जो mgh2 कह रहा है वो ग्राउंड को रेफरेंस ले रहा है, तो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट 4.7 When a rocket re-enters the atmosphere, its nose cone becomes very hot. Where does this heat energy come from? एक रॉकेट एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, उसकी नोज़ कोन हीट अप हो जाती है। किस वजह से? जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर होगा, डस्ट पार्टिकल्स और वेपर्स की वजह से फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगी, तो रॉकेट को वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी, तो उसे उसकी नोज़ कोन हीट अप हो जाएगी। 4.8 What sort of energy is in the following? कंप्रेस्ड स्प्रिंग, कंप्रेस्ड स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वाटर इन ए हाई डैम, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मूविंग कार, काइनेटिक एनर्जी। 4.9 ए गर्ल ड्रॉप्स ए कप फ्रॉम ए सर्टन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस। व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व? कप सर्टन हाइट पे मौजूद है, ड्रॉप किया जाता है, तो एनर्जी चेंजेस जो इन्वॉल्व हैं वो बताएंगे हम। तो जब कप किसी हाइट पे मौजूद है तो पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास, जब ड्रॉप किया गया तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जब कप नीचे गिर के टूटेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी कप के टुकड़ों को बिखरने के लिए चाहिए, और कुछ काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से साउंड और हीट में, फ्रिक्शन की वजह से हीट में कन्वर्ट होगी, हिट करेगा तो साउंड में कन्वर्जन होगी। 4.10 A boy uses a catapult to throw a stone which accidentally smashes a greenhouse window. List the possible energy changes. कहते हैं एक बॉय कैटापल्ट यूज़ करता है और स्मैश करता है ग्रीन हाउस विंडो को, तो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व। जब रबर कॉर्ड कैटापल्ट की खींची गई तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब रबर कॉर्ड को छोड़ा गया तो स्टोन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और उसके बाद जब वो स्मैश करेगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड में और हीट में कन्वर्ट होगी, और कुछ काइनेटिक एनर्जी उसके टुकड़ों को स्कैटर होने के लिए चाहिए, ग्रीन हाउस गिलास के टुकड़ों को स्मैश होने स्कैटर होने के लिए चाहिए। अच्छा जी, ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। कितना टाइम हो गया? चलने दें अभी, तो ओके। ये 4.1 न्यूमेरिकल है। ए मैन पुशेज ए लॉन मूवर, फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, थीटा है 20 डिग्री, जो ग्रास कटर डाउनवर्ड एंगल बना रहा है, और 20 मीटर लॉन्ग ग्रास स्ट्रिप काटी जाती है। ए मैन पुशेज ए लॉन मूवर विद ए फोर्स 40 न्यूटन डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजेंटल। Find the work done by the man as he cuts a strip of grass 20 meter long. तो वेरी सिंपल, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ भी आपके पास, डी की वैल्यू भी है डेटा में, और थीटा भी है, तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा।
4.2 ए रेन ड्रॉप जिसका मैस हमें दिया हुआ 3.35 10 की पावर -5 kg falls vertically at a constant speed under the influence of forces of gravity and friction in falling through 100 meter h. How much work is done by gravity and friction? कहते हैं कि रेन ड्रॉप है, उसका मैस दिया हुआ है, वो डाउनवर्ड फॉल कर रहा है 100 मीटर, अगर वो 100 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ गिरता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा। जब हम वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री होगा तो एफ डी कॉस थीटा, थीटा जो है 0 डिग्री होगा तो एफ डी आ जाएगा क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो वर्क डन हो जाएगा एम जी एच। तो मैस जी 9.8 और एच ये गिवन है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, एंगल 180 डिग्री होगा तो कैलकुलेशन सेम होगी विद माइनस साइन। थीटा 180 डिग्री पुट करेंगे, कॉस 180 डिग्री -1 होता है तो ये माइनस एम जी। 4.3 न्यूमेरिकल में हमें कहा जा रहा है कि 10 bricks ईच 6 सेंटीमीटर थिक एंड मैस 1.5 kg लाई फ्लैट ऑन ए टेबल, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टैक देम वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर। कहते हैं 10 ईंटें टेबल पे पड़ी हैं, हर एक की हाइट या थिकनेस 6 सेंटीमीटर है और मैस 1.5 kg, उनको एक दूसरे पे रखते जाएं तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। अब पहली ईंट को तो नहीं हमने कहीं रखना, दूसरी को रखेंगे पहली ईंट पे, दूसरी ईंट को पहली ईंट पे रखेंगे तो वर्क डन पहला होगा, तीसरी ईंट को रखेंगे वर्क डन दूसरा होगा। अब जब तीसरी ईंट रखेंगे तो 2 ईंटों के बराबर हाइट कवर करवानी पड़ेगी ड्यूरिंग वर्क डन। तो वजह से सुनिएगा, फर्स्ट ब्रिक पड़ी है, सेकंड रखी तो वर्क होगा F इंटू एच। अब 2H, 2 ईंटें पड़ी हैं 2H। अब जब थर्ड रखी तो सेकंड वर्क डन है तो F इंटू 2H। फोर्थ रखी तो अब 3 ईंटें पड़ी हैं F इंटू 3H एंड सो ऑन। यूँ 10वीं ईंट जब रखेंगे तो 9th वर्क डन होगा, यानी टोटल वर्क डन 9 वर्क डन होंगे। तो वर्क डन अब आप कैलकुलेट जब करेंगे उन सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा W1 F इंटू एच, W2 F इंटू 2H, W3 F इंटू 3H, ठीक है, W4 एंड सो ऑन, यहाँ तक 9 वर्क डन। जब 10th ब्रिक रखेंगे तो 9 वर्क डन होंगे। तो FH कॉमन आ जाएगा, FH जब कॉमन आ जाएगा तो बाकी ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n, इन सबको ऐड कर लेंगे। F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी 9.8 और H जो है 6 सेंटीमीटर है 0.06 मीटर। तो ये टोटल आपके पास वर्क डन आ जाएगा। 4.4 न्यूमेरिकल में कार ऑफ मैस 800 किलोग्राम ट्रेवलिंग विद ए स्पीड VI 54 किलोमीटर इज ब्रॉट टू रेस्ट, VF 0 हो गई इन 60 मीटर डिस्टेंस है। तो कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, FD इज इक्वल टू ½ m VF स्क्वायर माइनस ½ m VI स्क्वायर। तो आपने फाइंड करनी है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, F फाइंड करना है, बाकी डाटा आपके पास है, पुट करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। और आगे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी में ही, व्हाट हैज़ हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन कार इज ब्रॉट टू रेस्ट। डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी ब्रेक लगने की वजह से साउंड और हीट में कन्वर्ट होगी। 4.5 न्यूमेरिकल 1000 kg ऑटोमोबाइल mass at a top of an incline 10 meter high, that is H, and 100 meter long distance is released and rolls down the hill. What is its speed at the bottom of
inclined if the average retarding force due to friction is 480 न्यूटन। 1000 किलोग्राम की एक ऑटोमोबाइल, एक कार, गाड़ी किसी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ चलाई गई है। हाइट है उस इंक्लाइंड प्लेन की 10 मीटर और डिस्टेंस है 100 मीटर। फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो 480 न्यूटन है। फाइंड क्या करना है, बॉटम पे उसकी स्पीड क्या होगी। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, mgh माइनस एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। इंटर कन्वर्जन से जो फार्मूला हमने पढ़ा था फ्रिक्शन वाला केस। तो यहाँ पे मैस भी हमें पता है g 9.8 है, h डाटा में है हमारे पास, f भी हमें दिया हुआ है, d डिस्टेंस, हाफ एम वी स्केयर, v हमने फाइंड करना है तो ये हम फाइंड कर लेंगे। 4.6 न्यूमेरिकल, 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर is pumped from a reservoir into a tank 10 meter higher, h height, in 20 minutes time. If density of water is 1000 kg, density rho, find increase in potential energy and power delivered by the pump. क्या कहा जा रहा है, 100 मीटर क्यूब वाटर रेजरवायर से ऊपर पहुंचाना है 10 मीटर की हाइट पे 20 मिनट्स में। तो जब पानी ऊपर पहुंचाया जा रहा है किसी टैंक वगैरह में तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है हमने, और कितनी पावर पंप डिलीवर करेगा ड्यूरिंग दिस वर्क। तो उसके लिए हमें इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, mgh माइनस 0 इज इक्वल टू mgh। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप mgh और रेफरेंस पे 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमारे पास mgh आ गई। मैस नहीं है, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये डेंसिटी है और ये वॉल्यूम, तो यहाँ से हमारे पास मैस आ जाएगा। मैस पुट करेंगे, g 9.8 है और h हाइट यहाँ पे दी हुई है 10 मीटर, तो ये हमारे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और पावर फाइंड आउट करने के लिए P इज इक्वल टू W/T, और W अभी कैलकुलेट आप कर चुके होंगे, mgh, तो mgh/T, ये हमारे पास पावर कैलकुलेट हो जाएगी। 4.7 बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर वेलोसिटी। व्हाट पावर इन किलोवाट मस्ट द इंजन डेवलप। कहते हैं एक ऑटोमोबाइल है, कोई गाड़ी है, 400 न्यूटन की फोर्स काफ़ी है इतनी स्पीड से चलाने के लिए और रोड फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस पे ओवरकम करने के लिए। कितनी पावर कंज्यूम करेगा इंजन? P इज इक्वल टू एफ वी, तो सिंपल है, 400 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ जाएगा 22.22, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे आप। 4.8 न्यूमेरिकल में कह रहा है हाउ लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स कैलकुलेट करनी है आपने। टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मैस, ये इलेक्ट्रॉन का मैस है, फ्रॉम रेस्ट vi, इनिशियल वेलोसिटी 0, टू ए स्पीड vf थ्रू ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगा इलेक्ट्रॉन? 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.05। फोर्स कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन को जिसका मैस गिवन है, रेस्ट से इतनी स्पीड गेन करे वो और इतना डिस्टेंस कवर करे। तो आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा है, एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्केयर माइनस हाफ एम वी आई स्केयर। फोर्स फाइंड करनी है, बाकी डाटा आपके पास है, वैल्यूज पुट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल है, ए डाइवर वेइंग 4.9, डाइवर वेइंग 750 न्यूटन डाइव्स फ्रॉम ए बोर्ड 10 मीटर। 10 मीटर क्या है? हाइट, जहाँ से डाइवर डाइव करता है, ये है उसका वेट। यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड हिज स्पीड एट ए पॉइंट 5 मीटर।
अबव द वाटर सरफेस नेग्लेक्टिंग द एयर फ्रिक्शन। कहते हैं 10 मीटर की हाइट से उसने पानी में डाइव करने के लिए जंप किया, जब वो 5 मीटर की हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो आपने इंटर कन्वर्जन में पढ़ा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। mg h1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ m v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर। यहाँ से मैथ कैंसिल कर देंगे आप, g h1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर। तो यहाँ पे अब आप पुट कर देंगे डाटा, g 9.8 है, h1 ये 10 है, h2 5 है, हाफ v2 फाइंड करना है आपने, v1 0 है, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। लास्ट न्यूमेरिकल है, चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो vi 0 at the top of a slide of height 4 meter h, what is his speed at the bottom if slide is frictionless। बॉटम पे स्पीड क्या होगी उसकी। और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वही फार्मूला लगेगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। mg h1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ m v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर। m कैंसिल हो जाएगा, g 9.8 है, h1 माइनस h2 ये हाइट दी हुई है, दैट इज इक्वल टू h4 मीटर, 1/2 v2 आपने फाइंड करना है, v1 0 है। सेकंड इसका पार्ट जो है उसमें कह रहा है इफ़ ही रीचेज द बॉटम विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब बॉटम पे स्पीड खुद दे रहा है 6 मीटर पर सेकेंड और सरफेस फ्रिक्शन वाली है। ए पार्ट में कह रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन वाली सरफेस है तो बॉटम पे कितने परसेंट एनर्जी लॉस होगा ड्यूरिंग फ्रिक्शन, बॉटम तक पहुंचने तक कितने परसेंट एनर्जी लॉस होगा। तो आपने एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप पहले पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप फाइंड करेंगे, mgh। मैस उस चाइल्ड का हमें नहीं दिया हुआ तो m को एज इट इज़ लिख लेंगे आप, g 9.8 है, h 4 है, तो ये आ जाएगा 39.2 m। काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम हाफ m v स्केयर, 1/2 मैस नहीं हमें गिवन और v कितना है 6, तो ये आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 18 m जॉल। अब आपने डिफरेंस फाइंड करना है, दोनों का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, 39.2 m माइनस 18 m, ये आ जाएगा 21.2 m। m इज़ मैस, क्योंकि मैस की वैल्यू नहीं है तो हम उसे एज इट इज़ लिख रहे हैं, ये डिफरेंस आ गया। तो परसेंटेज लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 21.2 m डिवाइडेड बाय 39.2 m, m से m कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 54%। एनर्जी लॉस होगा। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज तवज्जो से देखी होगी। थैंक यू जी।